एनडीए के साथ रहने से हमारी सीटें और मजबूत हुई है। नहीं, 40 तो नहीं मिलने वाला है ना, 39 मिलने वाला है। नहीं, ये तो अब तो शाम के तो हम 4 तारीख के ही बताएंगे। नमस्कार, सार्थ में आप सबों का स्वागत है। मैं अविनाश पांडे। आज हम लोग बातचीत करेंगे पूरे भारत में संपन्न हुए 18वें लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे उभर कर सामने आ रहे हैं, उसके संदर्भ में तमाम न्यूज एजेंसियां एनडीए को अपने एग्जिट पोल में बढ़त दिखाते हुए दे रही हैं। तमाम चैनलों ने इस बात की एक तरह से कहा जाए आधिकारिक पुष्टि की है कि अगली बार भी चौथा टर्म जो होगा वो नरेंद्र मोदी का ही होगा। तीसरा टर्म नरेंद्र मोदी का ही होगा। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुत सी बातें सामने उभर के आई। भाषणों में मर्यादाएं भी टूटी, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग भी किया गया। चलिए, वो सब तो बात की बात थी। अब हम लोग नालंदा के वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत जी से ये जानना चाहेंगे कि देश का कैसा माहौल होगा। नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म में देश के लिए क्या कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, क्या उनका प्लानिंग है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आइए बात करते हैं नालंदा के वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत जी से। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी। और जो एग्जिट पोल आया है, अभी तक 365 सीट एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है और आईएनडीआई गठबंधन को 145 सीटें। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस साउथ में दिखाया जा रहा है, खास करके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की बात करें, बंगाल में भी बहुत अच्छा दमखम के साथ बीजेपी दिख रही है इस बार। बिहार में थोड़ी सी गड़बड़ाई है एनडीए, यूपी में भी थोड़ा सा सीट घटा है, झारखंड में ठीक ठाक ही रहा है, मध्य प्रदेश में बहुत बढ़िया, राजस्थान भी बढ़िया रहा है। जो एक्सपेक्टेड था पहले से कि 330 से 350 के बीच में, आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने आज से 1 महीना पहले जब चुनावी चौपाल शुरू किया था, तो तब से लेकर आज तक हम यही बात बोलते आ रहे हैं कि मोदी सरकार तो बन जाएगी, 330 से 350 का भी आंकड़ा आ जाएगा और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। जो एजेंडे बचे हैं, जो तमाम चीजें बची हैं, और अगर हम स्टेट वाइज देखना शुरू करें, क्योंकि पाठकों को उत्सुकता होगी कि अन्य राज्यों की भी क्या बात है। पहले तो हम बता दें कि इंडिया टुडे का जो एक्सिस माई इंडिया है, उसके हिसाब से 361 से 401 के बीच में एनडीए का सीट दिखाया जा रहा है और आईएनडीआई जो गठबंधन है 131 से 166। एबीसी सी वोटर्स के हिसाब से 353 से 383 एनडीए और 152 से 182 जो है महागठबंधन को। अगर न्यूज 24 टुडे चाणक्य पे भरोसा किया जाए तो 400 पार का आंकड़ा पूरे का पूरा जो लिस्ट है उसमें बोल्डली 400 की बात कर रही है और आईएनडीआई गठबंधन को 107 सीटों पर ही सिमटना पड़ेगा। जन की बात 362 से 392, इंडिया टीवी सीएनएक्स 371 से 401, टाइम्स नाउ ईटीजी 358, टीवी 9 पोल ट्रैक 346 और रिपब्लिक भारत की बात करें तो 353 से 368 की बात हो रही है। रिपब्लिक टीवी, इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स अगर देखें तो 371। ऐसा कोई चैनल नहीं है, ऐसा कोई सर्वे एजेंसीज नहीं है। विक्ट्री दिखा रही है एनडीए को 381, इंडिया को अगर बात करें तो 148 पे। सबसे पहले अगर इसमें जो दिलचस्प बात है ये है अविनाश जी कि जो एग्जिट पोल होता है, अब तो 4 को फैसला होना है, मगर उससे पहले जो वोटर से बात होती है उसके अनुसार से पूरा का पूरा लिस्ट तैयार किया जाता है। राजस्थान में 25 सीटें हैं जी, और बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ भी माना जाता है मध्य प्रदेश और राजस्थान। यहाँ पर 25 सीटें में 16 से 19 सीटें, कुछ 22 से 25 दिखा रही है, मगर इस 25 में जो नुकसान हो सकता है राजस्थान में 1-2 सीटों की होगी। चाहे सर्वे कुछ भी कहे, एग्जिट पोल कुछ भी कहे, राजस्थान में 1 से 2 सीट जो है बीजेपी लूज करेगी, मतलब एनडीए लूज करेगी। मध्य प्रदेश में भी क्लीन स्वीप की बात हो रही है कि यहाँ तो पूरा सुपड़ा साफ है कांग्रेस का, आईएनडीआई गठबंधन का। फिर भी मेरे हिसाब से 1 सीट यहाँ भी लूज कर सकती है। बात करें बिहार में, तो बिहार में जैसा पहले से हम लोग कह रहे हैं कि 30 से 31 सीट, 32 से ऐसे ही चल रहा था समीकरण, 6 से 7 का नुकसान एनडीए को होने वाला है।
और सबको पता है कि बिहार में पिछली बार 39 सीटें थी, इस बार शायद जो है 31-32 सीटों पर एनडीए को संतोष करना पड़ सकता है। ये कोई फाइनल नहीं है, अब तो वोट हो चुका है, 4 को मतगणना होने हैं, तमाम चीजों पे बात होनी है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, इसमें इस बार नुकसान तो स्वाभाविक तौर पे इंडिया को फायदा है और एनडीए को, गठबंधन को जो है वो नुकसान होता दिख रहा है। INDI गठबंधन को यहाँ फायदा होगा। तो यहाँ पर भी 80 में 64 से 67 और कुछ लोग 70 की बात कर रहे हैं। मतलब अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 10-11 सीट जो है वो INDI गठबंधन लपकने वाली है उत्तर प्रदेश में। तो ये कहीं ना कहीं चुनौती है मोदी और योगी दोनों के लिए, जो कि काफी कुछ किया यूपी में। यूपी में तमाम चीजें, राम मंदिर से लेकर हर चीज, अयोध्या में तो खैर श्री राम की मूर्ति स्थापित की गई। तो लग रहा था कि वहां तो कम से कम उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी सीटें एनडीए को मिलेगी, मगर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 सीट है अविनाश जी, 10 के लगभग में 1 सीट ही कांग्रेस के खाते में जाए तो जाए। उड़ीसा में भी एनडीए का अच्छा परफॉर्मेंस होता हुआ दिख रहा है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 7 सीट है, 6 से 7 सभी लोग लिख रहे हैं। 1 सीट जो लूज हो सकता है, मुझे लगता है कि कहीं वो कन्हैया का ना हो, जीत भी सकते हैं, कहीं कांटे की टक्कर बहुत अधिक है वहां पर। तो ये जो 1 सीट कांग्रेस का दिख रहा है, मुझे तो समझ में आ रहा है कि वो 1 सीट संभवतः कन्हैया का हो। मैं श्योर नहीं हूँ, 4 तारीख को फैसला होना है। इसी प्रकार से अगर पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो 42 सीटें हैं और इस पर देखिए टीएमसी को जबरदस्त नुकसान हो रहा है, बहुत जबरदस्त नुकसान हो रहा है। बंगाल में बिहार ने, बंगाल में एनडीए ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, काफी टसन भरा फाइट देखने को मिल रहा है। मतलब आप 50 से प्लस जा रहे हैं आप पूरे बंगाल में। अगर एनडीए की बात करें तो बीजेपी का काफी अच्छा परफॉर्मेंस होता हुआ दिख रहा है। और हरियाणा की बात करें तो 10 सीटें हैं, इसमें 6 से 8 सीटें जो है एनडीए को मिलेगी, 1-2 सीटों का नुकसान होना है। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं अविनाश जी, और 39 में 33 से 37 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन को दिख रहा है। बाकी यहाँ पर एनडीए बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगी। तो तमिलनाडु में हालांकि नरेंद्र मोदी ने तमाम एक्सपेरिमेंट वही किए, बहुत फोकस रहा तमिलनाडु, मगर यहाँ पर देखिए 33 से 37 सीट INDI गठबंधन को मिल रहा है। तो एनडीए के लिए यहाँ पर, मगर जमीन उसने तैयार कर लिया आने वाले समय के लिए, ये अच्छी बात है। उसी प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर एनडीए 2 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर कुल 6 सीटें हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस को भी फायदा है, नेशनल कांग्रेस को, और एनडीए को भी फायदा है। जहां जमीन नहीं थी आज वहां पर जमीन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में ये तमाम चीजों पर, कर्नाटका की 28 सीटें हैं। यहाँ देखिए कितना मजेदार समीकरण था, सब कुछ था। 25 सीट, 20 से 25 सीट जो एनडीए को मिल रही है, जबकि साउथ माना जाता था कि बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ नहीं रहा। फिर भी वहां पर कर्नाटका में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस, और बार बार ये देखा जा रहा था तेलंगाना में, जैसा लग रहा था कि एनडीए 17 सीटें हैं तो 7 से 9 सीटें एनडीए को मिल रहा, आधा वाली बात हो गई। कांग्रेस को भी मुझे लगता है 17 सीटें हैं, तो कांग्रेस थोड़ा ज्यादा होगी तेलंगाना में। स्वाभाविक तौर पर तेलंगाना में कांग्रेस काफी मजबूत है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो 25 सीटें हैं यहाँ पर भी आप देखिएगा तो एनडीए जो है भाजपा बहुत अच्छा की है, और यहाँ पर 21 से 22 सीटें मिलती हुई दिख रही है। चूंकि आंध्र प्रदेश में और कांग्रेस को यहाँ पर नुकसान है। उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, इसमें से 5 में 5 सीटें सब लोग दिखा रहे हैं कि एनडीए को मिलेगी, मगर रिपब्लिक भारत का अगर हम देखें तो कांग्रेस को भी 4 से 5 सीटों पर, मतलब उनको भी होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर एनडीए और INDI दो के बीच में टसन है उत्तराखंड की सीटों पे। उड़ीसा की बात करें तो 18 से 20 सीटें एनडीए को मिल रही है, और 2 सीट जो है, 1 से 2 सीट जो है INDI गठबंधन को मिलती हुई दिख रही है। उड़ीसा के बाद अगर हम आगे आए पंजाब में, तो पंजाब में आप लग रहा था बहुत स्वीप करेगी, मगर ऐसा नहीं दिख रहा है। एनडीए को 2 से 4 सीटें हैं और INDI को भी आपको 2 सीटें हैं।
हाँ, शिरोमणि अकाली दल जिसकी कल्पना लोग नहीं कर रहे थे, ये सबसे ज्यादा सीटें लाती हुई दिख रही है। पंजाब में 7 से 9 सीटें हैं। बाकी अन्य लोगों का भी आंकड़ा है, कोई 6 से 8 दे रहा है। उसके बाद गुजरात की बात करें, 26 की 26 सीटों पर एनडीए के खाते में सब कुछ दिख रहा है। एक आध सीट जो है किसी अन्य सर्वे जो एजेंसीज है, एक सीट पे कांग्रेस को मानकर चली कि हो सकता है वो जीत भी जाए और हार भी जाए, मतलब ऐसी वाली बात है, 50-50 बात है। हिमाचल 4 सीटें, इसमें एक सीट जो मुझे लगता है कि बीजेपी लूज कर सकती है। बाकी अन्य सीटों का तो सब लोग जान रहे हैं कि वो बीजेपी एनडीए को ही वोट पड़ा है। उसमें एक सीट जो है कंगना रनौत का, मुझे लगता है कि वहां पर कुछ खेला हो सकता है। बाकी तो 4 जून को ही पता चलेगा क्या है हिमाचल का वोट प्रतिशत क्या है और क्या कुछ चल रहा है। तो इसके बाद अगर गोवा की बात करें तो 2 सीटें हैं, 2 तो एनडीए के खाते में दिख रही है। कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। केरल में एनडीए को 2-3 सीटें दिख रही है। बाकी यूडीएफ और एलडीएफ को मिला दे तो कम से कम 19 सीटें तो वहां पर ये लोग जीतेगी। तो केरल चूंकि गढ़ रहा है, साउथ गढ़ रहा है कांग्रेस और अन्य पार्टियों का, तो यहाँ पर एनडीए को बहुत उम्मीद भी नहीं थी। और कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो पूरे देश का जो 543 सीटों की बात होती है ना, तो मेरे ख्याल से ये जो सर्वे है, जो आंकड़ा है, इसको फाइनल तो नहीं मान सकते हैं। 4 जून को सब कुछ स्पष्ट होगा, क्या होगा नहीं होगा। मगर मेरे हिसाब से जो एग्जिट पोल बता रहा है उसके हिसाब से तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी एग्जिट पोल तो रजनीकांत जी यहाँ पे आपको रोकेंगे। एग्जिट पोल एक संभावना है, स्पष्ट तो 4 जून को ही होगा। बावजूद इसके जितनी भी न्यूज एजेंसियां एनडीए को बढ़त दिखते हुए दिख रही हैं, दिखाई गई हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंडी गठबंधन के पास एग्जिट पोल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल, इंडी गठबंधन के पास कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं रहा इस लोकसभा चुनाव में। 2 चीजें, पहले तो मैं अपने आप को करेक्ट कर लूं, 542 सीटों के बात हो रही है लोकसभा चुनाव में और 272 चाहिए आंकड़ा, 272-73, हाँ बस 272 पे सरकार बन जाती है बहुमत के लिए, 272 चाहिए। जहां तक मुद्दों की बात है तो देश में मुद्दों की राजनीति फेल कर गई। बात का है कि देश में राजनीति मुद्दों की अब नहीं रह गई। देखिए, एक चीज तो मानना पड़ेगा, अगर एनडीए को इतना बहुमत है तो एनडीए के पीछे बहुत लोग हैं, उनकी अपनी संस्थानें हैं, अपना संगठन है, सहयोगी संगठन है, और कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एनडीए के साथ और एनडीए के साथ जो आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जो जैसी संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये संगठनात्मक तौर पे मजबूती से काम करते हैं। गांव-गांव तक जाकर, टोलों तक जाकर वो सरकार की भी बात को रखते हैं, योजनाओं को भी बताते हैं, क्रियाकलापों को भी बताते हैं, और फिर जो वोट का प्रतिशत होता है वो एनडीए के पक्ष में होता हुआ दिखता है। मगर वही कांग्रेस की बात करें तो संगठन काफी कमजोर है। संगठन कमजोर मतलब बूथ लेवल की हम बात करते हैं, ग्राउंड लेवल की बात करते हैं, पार्टी लेवल पे बात करते हैं। देखिए, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी रही, फिर भी लोग इससे टूटते चले गए, आप जोड़ नहीं सके। पिछले 2 चुनाव से राहुल गांधी को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्यों, क्या इसके पीछे कारण? मैं क्या क्यों नहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जिस बुलंदी के साथ, जिस मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी या उनकी जो पूरी टीम है बातों को रखती है, या जितना एग्रेसिव होकर के वो मुद्दों को उठाते हैं, या आप उसको आप जो भी कह ले, देखिए पॉलिटिकल स्टंट हो या जो भी, मोदी जी सब में माहिर। इनका आईटी सेल काफी मजबूत, इनके संगठन के लोग काफी मजबूत है। कांग्रेस का साथ सिर्फ एक चेहरा चलती है, राहुल गांधी। मोदी के साथ चेहरा भी है, संगठन भी है। आप देखिए कि बूथ पर कांग्रेस का आपको कोई नेता नहीं दिखेगा, बूथ के आसपास में कोई बताने वाला नहीं है। बूथ की तो छोड़ दीजिए, जब चुनाव की तैयारी होती है तो घर घर तक पहुंचने वाले लोग नहीं हैं, मगर बीजेपी के कार्यकर्ता हर के घर, हर के दिल में पहुंच जाते हैं। तो जहां पर संगठन काम करता है ना, जहां पर टीम वर्क होता है, वहां पर सफलता मिलती है। और राहुल गांधी क्यों नहीं कन्विंस कर पाए, ये एक अलग मुद्दा है। देखिए अविनाश जी, जब आप पत्रकारिता करते हैं तो आपका व्यक्तिगत राय, चाहे नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज के आप खिलाफ रहते हो, उनकी नीतियों के खिलाफ रहते हो, या आपको राहुल गांधी की नीति अच्छी नहीं लगती हो,
या आपको किसी भी पार्टी का नीति अच्छा ना लगे, आपका सॉफ्ट कॉर्नर किसी साथ रहे, जब आप पत्रकारिता करते हैं तो आप न्यूट्रल होते हैं। पत्रकारिता में आपका सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखना चाहिए। और जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो एकदम क्रूरता के साथ करें, सच्चाई के साथ करें और स्वीकार करें कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार रह गया। मुद्दों से भटकी ये देश की राजनीति रह गई। मुद्दा नहीं बन पाया, रोजगार मुद्दा नहीं बन पाया। मुद्दा जो विपक्ष या पक्ष सुनाना चाह रही थी, मुद्दा वही बनकर रह गया। इसलिए आप देखते होंगे कि YouTube पे 15-20 दिन पहले से चल रहा वो तो पॉलिटिकल स्टंट है कि क्या कह रहे हैं लोग, हार गए। सेंसेशन फैलाना पत्रकारों का काम नहीं। पत्रकारिता जिम्मेदारी का नाम है। जिम्मेवारी के साथ लोगों से आप अपनी बात को रखते हैं और वो आप पे भरोसा करते हैं। सेंसेशन परोसने के लिए हम बैठे नहीं। तो जो एग्जिट पोल था और जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी चुनाव से पहले, जितना पॉलिटिकल स्टंट हुआ, अयोध्या को लेकर बहुत लंबी राजनीति हो गई, शंकराचार्य से लेकर तमाम सारे मुद्दे कौन हो गए, कोई बात करने वाला नहीं है उस मुद्दों पर। तो रोजगार पे बात नहीं हुआ। कांग्रेस के पास रोजगार का एक शगुफा था, वो चाहती थी कि देश में रोजगार करे, ये करे, उन मुद्दों पर हम चुनाव लड़े। मगर देखिए रिजेक्शन जब बार बार होने लगे। दूसरा जो है, महागठबंधन में ये स्पष्ट नहीं था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा हो। फेस इन्होंने क्लियर नहीं किया, उसका भी खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। अगर एक फेस चेहरा जो है, जैसे मान लीजिए प्रियंका गांधी ही सही, उनको आगे कर दिया जाता तो फिर बात बनती, तब लड़ाई कांटे की होती। मगर यहाँ पर मोदी फिक्स है तो उनके बैकअप में सारे लोग हैं। वो कांग्रेस में नहीं था। और मैं बार बार कहता हूँ कि संगठन काम करता है, टीम वर्क काम करता है, ऐसा हुआ नहीं दिखा। सार्थ के माध्यम से हम लोग जो भी बातचीत कर रहे हैं वो एग्जिट पोल के आधार पर है। तो रजनीकांत जी से एक अहम चीज जानना चाहेंगे, यह कहना तर्क संगत या न्याय संगत गलत नहीं होगा कि इस बार भारत में रोजगार कोई मुद्दा नहीं बना, कास्टिज्म कोई मुद्दा नहीं बना, विकास बहुत बड़ा मुद्दा बना। मोदी जी अपने 2 टर्म में, आपको लगता है देश के लिए, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हो, बहुत अच्छा काम किए? क्या लगता है आपको? अविनाश जी, मैंने कहा कि ना मैं गैर जिम्मेवार तरीके से बात को रखता हूँ और ना एक नागरिक होने के नाते जब नरेंद्र मोदी से हम आज उम्मीद कर रहे हैं आप बनेंगे, ये तो 4 जून के बाद पता चलेगा। मगर जब आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपके लिए मेरा उतना ही इज्जत है। मैं प्रधानमंत्री पे कमेंट्स नहीं कर सकता, उनकी नीतियों पे बोल सकता हूँ और उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में वो पूरे देश, संपूर्ण देश को लेकर चले। देश की डेवलपमेंट की बात करें, विकास का नया रोजगार ब्लूप्रिंट तैयार करें, लोगों को बताएं। आपने जो विकास कह रहे, मैं बार बार कहता हूँ कि मोदी की टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। राजनाथ सिंह है, गडकरी का कोई शानी नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ कि आज जितना काम, जितना रफ्तार, जितना एक्सप्रेसवे देखते हैं, सब नितिन गडकरी की देन है। इसका भी फायदा एक मिला है पोल ऑफ। दूसरा, जो विदेश मंत्री है या जो विदेश सचिव है, उनकी जो आप कहेंगे जो स्ट्रैटेजी है इतनी अच्छी है, डिप्लोमेटिक तरीके से अन्य देशों में जाकर, और मोदी जी ने अपनी तो ब्रांडिंग विदेशों में भी उनकी हुई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से नो डाउट बहुत अच्छा आपने बजट दिया सेनाओं के ऊपर। मगर मेरा जो अविनाश जी कहना है कि पूरे नागरिक के स्वास्थ्य की जवाबदेही, शिक्षित कराने की जवाबदेही भी आपकी है। देश 100% लिटरेसी रेट पे चला जाए, हर लोग स्वस्थ रहे, देश में वैमनस्यता ना रहे, आपको सोचना होगा। और देश के प्रधानमंत्री जो भी होंगे उनको सोचना होगा। अब जो भी होंगे इसलिए क्योंकि मेरा काम प्रेडिक्शन करना नहीं है। आपको समझना होगा कि देश की सुरक्षा, देश की नागरिकों की सुरक्षा और आपकी जो शालीनता, वो पूरा देश का, पूरा विश्व आपसे यही चाहता है। काम बोलता है, मगर चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में एग्जिट पोल है, तो मैं तो उसी एग्जिट पोल के आधार पर उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि देश एक और
अखंडता की ओर जाए, बहुत अच्छा हो और पूरे देश को आप साथ में लेकर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीकांत जी। आज जिन मुद्दों पे बात हुई, एग्जिट पोल के आधार पर ही बात हुई है। फैसला तो 4 जून को आना है। 4 जून दोपहर तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। एग्जिट पोल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए सार्थ। धन्यवाद।